नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 882वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं अहमदाबाद से वैद्य सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो आज का विषय है जीवनचर्या, खानपान की आदतें और स्वास्थ्य विचार भाग 16 के अंतर्गत आहार नियोजन मीन्स डाइट प्लानिंग, कौन सा आहार कब लेना चाहिए। तो डाइट प्लानिंग के बारे में वक्तव्य देंगे वैद्य सुधेंदु त्रिपाठी साहब। वैद्य सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार साहब, जय धन्वंतरी। नमस्कार साहब, सभी को जय धन्वंतरी और जय आयुर्वेद। नव वर्ष में हम सब प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए सभी को हार्दिक बधाई। और गुरुदेव और इष्ट देव को याद करते हुए मैं वेबिनार की शुरुआत करता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गं गणपताय नमः, ओम गजाननाय नमः, गणेशानुगताय नमः, विघ्नेश्वराय नमः। ओम सर्वे देवभ्यो नमः। अभी जो हम लोगों की श्रृंखला चल रही है वेबिनार की, जीवन चर्या, खान पान की आदतें और स्वास्थ्य विचार, इसमें यह 16वां अध्याय है। विविध अध्यायों में अलग अलग तरीके से अलग अलग विषयों पे वार्तालाप हुआ। दिनचर्या से संबंधित कई सारे विषयों जैसे प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन, नस्य, गंडूष, अभ्यंग, व्यायाम, स्नान आदि पे बात हुई। भोजन की बात चल रही थी, जिसमें काफी समय से बात चल रही है। भोजन के अलग अलग प्रकार जो हैं, उसके विभिन्न अंग जो हैं, उसका किस तरीके से जो षड्रस हैं, उन सब पे, उनके गुणों पे इस तरीके से बात हुई। पाक विपाक पे बात हुई और एक संतुलित आहार क्या होता है उस पे भी बात हुई। और आधुनिक ढंग से यदि देखा जाए तो जो संतुलित आहार है और उसके जो पोषक तत्व हैं, उनकी क्या पोषण क्षमता है, इन सब चीजों पे भी बात हुई। अब आहार की बात हो और केवल उसके तत्वों की बात हो, उससे चीज की पूर्णता नहीं होती। तो कहीं ना कहीं उसको किस तरीके से संयोजित या नियोजित किया जाए, उस पे बात करना बहुत आवश्यक है। तो आज का विषय है आहार संयोजन। आहार संयोजन का अर्थ होता है भोजन की योजना करना या आहार की योजना करना, जिसका उद्देश्य शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा और अनुपात में प्रदान हो, ऐसी व्यवस्था करना है। यह स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों से बचने के लिए विभिन्न खाद्य समूहों को संतुलित चयन करने की प्रक्रिया है। आहार संयोजन के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे संतुलित पोषण, पर्याप्त मात्रा, विविधता, स्वच्छता और सुरक्षा, उपलब्धता और लागत, व्यक्तिगत पसंद और संस्कृति, नियमित भोजन समय, मन कर खाना इत्यादि। इन्हीं विषयों पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संतुलित पोषण की। हमारे भोजन में अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थों का प्रयोग होता है। उन खाद्य पदार्थों को विविध कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का प्रयोग होता है और साथ में कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रयोग होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं
शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं, जो मस्तिष्क और मांसपेशियों को कार्य करने के लिए आवश्यक ईंधन प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त फाइबर जैसे कार्बोहाइड्रेट पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और वजन प्रबंधन में भी मदद करते हैं। ये विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां, अनाज, फली और शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो है वो शरीर के निर्माण, मरम्मत और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हर कोशिका का हिस्सा होता है। यह मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा के निर्माण में मदद करता है, एंजाइम और हार्मोन बनाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकता है और भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। विशेष तौर पे यह तापमान, शरीर के तापमान को भी मेंटेन करने में मदद करता है। वसा शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है, आवश्यक फैटी एसिड प्रदान करता है और विटामिन ए, डी, ई और के को अवशोषित करने में भी मदद करता है। यह अंगों की सुरक्षा करती है और शरीर के तापमान को बनाए रखती है, हार्मोन बनाने में भी मदद करती है और स्वस्थ त्वचा व बालों के लिए वसा आवश्यक है। विटामिन की बात करें तो विटामिन शरीर के सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक हैं। वे कई बीमारियों से बचाने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने और शरीर के हर अंग के सही विकास में मदद करते हैं। विटामिन जैसे ए, सी और डी शरीर की रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और ए और सी जैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करते हैं, जो कई पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं। इसके अलावा जो भोजन में पदार्थ होते हैं उनको खनिज या फिर मिनरल कहा जाता है। खनिजों का महत्व शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए है, जैसे हड्डियों और दांतों को मजबूत करना, ऊर्जा उत्पादन में मदद करना, तंत्रिका आवेगों और मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करना और शरीर के पीएच संतुलन को बनाए रखना। इसके अतिरिक्त कुछ खनिजों का उपयोग एरोस्पेस या रक्षा जैसे उद्योगों में भी किया जाता है, जो कि भोजन से अतिरिक्त चीज है। खनिज जो है, खनिजों का विविध उपयोग है, लेकिन ये भोजन में जो है जो उनका विशेष महत्व है वो हमारी हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाना और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाना है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रमुख महत्व है वो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जो कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के लिए ईंधन का काम करता है। यह ऊर्जा मस्तिष्क के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वसा या प्रोटीन की तुलना में आसानी से उपयोग में आ जाती है। पाचन स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसमें फाइबर्स की भी मात्रा होती है, जैसे कि साबुत अनाज, फल और सब्जियों जो है उसमें फाइबर की मात्रा होती है। आंत के स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। यह कब्ज को रोकने और रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। रक्त शर्करा बढ़ना ही केवल समस्या नहीं है। यदि रक्त शर्करा एकाएक घट जाए तो भी समस्या होती है, तो उसको एक लेवल पे मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि साबुत अनाज रक्त शर्करा के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जो सरल शर्करा की तुलना में अधिक फायदेमंद होता है। यह वजन प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइबर का सेवन आपको भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप कम खाते हैं और यह वजन प्रबंधन में मदद करता है। अन्य पोषक तत्वों का भी स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ अक्सर आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, किंतु ये जो मात्रा होती है ये थोड़ी कम होती है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को ज्यादातर ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। प्रोटीन का महत्व, निर्माण और विकास में प्रोटीन का विशेष महत्व है। प्रोटीन शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है,
जो मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा जैसे ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। और इन ऊतकों से ही ऊतकों और कोशिकाओं से ही टिश्यूज बनते हैं, जिससे विविध ऑर्गन्स बनते हैं, उनका काम होता है। पूरे शरीर का निर्माण कहीं ना कहीं प्रोटीन का उसमें विशेष महत्व है। मरम्मत और रखरखाव में भी इसका विशेष महत्व है। यह व्यायाम या चोट से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करता है। एंजाइम और हार्मोन्स बनाने में भी इसका उपयोग है। शरीर में पाचन, ऊर्जा उत्पादन और अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले कई एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। ऑलमोस्ट 80 टाइप के जो है एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे शरीर में विविध तरीके से विविध समय पे काम कर रहे होते हैं। तो इन सभी का निर्माण कहीं ना कहीं प्रोटीन से होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोटीन एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। परिवहन में भी यह अत्यंत उपयोगी है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाने के लिए प्रोटीन का उपयोग करती हैं और अन्य प्रोटीन शरीर में पोषक तत्वों को भी ले जाते हैं। यह ऊर्जा का भी स्रोत है। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा पर्याप्त न हो तो शरीर ऊर्जा के लिए प्रोटीन का उपयोग कर सकता है। रक्त शर्करा का नियंत्रण करने में यह उपयोगी है। प्रोटीन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि इससे शर्करा जो है उसका शर्करा जो है वो इससे नहीं मिलती है उसकी तुलना में, तो क्या होता है कि उसका लेवल कंट्रोल में रहता है। भूख प्रबंधन प्रोटीन युक्त आहार से तृप्ति की भावना अधिक समय तक बनी रहती है, जिससे वजन प्रबंधन में भी मदद मिल सकती है। वसा के मुख्य कार्य वसा के मुख्य कार्य में ऊर्जा प्रदान करना है। वसा मैं बता दूं, वसा यानी कि फैट, ये अलग अलग तरीके के तत्वों से प्राप्त होता है, जैसे घी है, तेल है, ये सब वसा के प्रकार है। वसा ऊर्जा का एक सघन स्रोत है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, और संग्रहित वसा को ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है जब तुरंत ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है। विटामिन अवशोषण में भी इसका विशेष योगदान है। वसा विटामिन ए, डी, ई और के जैसे घुलनशील विटामिन के लिए अवशोषण के लिए आवश्यक है। अंगों की सुरक्षा में भी इसका महत्व है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को चोट और झटके से बचाने के लिए एक कुशन के रूप में कार्य करती है। शरीर को गर्म रखने में भी यह मददगार है और तापमान को बनाए रखती है। कोशिका निर्माण के लिए वसा उपयोगी है। वसा कोशिकाओं के निर्माण और मस्तिष्क के कामकाज के लिए आवश्यक है। हार्मोन और कोशिका संकेतन, यह हार्मोन के निर्माण और शरीर के संकेतों को विनियमित करने में भूमिका निभाती है, जैसे कि लेप्टिन नामक हार्मोन जो भूख को नियंत्रित करता है। इस तरीके के अलग अलग हार्मोन्स को बनाने में और नियंत्रित करने में यह मददगार साबित होती है। स्वस्थ वसा का विशेष महत्व है। वसा दो प्रकार की होती है, स्वस्थ और अस्वस्थ। तो जो स्वस्थ वसा है, जिसको विशेष महत्व दिया जाता है, स्वस्थ वसा का सेवन हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है। संतृप्त वसा और ट्रांस वसा का सेवन सीमित करना चाहिए। इसके बजाय असंतृप्त वसा को प्राथमिकता देनी चाहिए। असंतृप्त वसा स्रोत से जैसे मेवे, बीज, एवोकाडो, जैतून का तेल ऐसे स्वस्थ आहार का हिस्सा है। यही नहीं, हमारे यहाँ जो प्रचलित तेल, घी और ऐसे स्रोत हैं, जैसे कि सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, ये सब भी स्वस्थ वसा के ही प्रकार हैं, क्योंकि ये सब अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। और इनमें सब में कुछ न कुछ विविधता है, जिसको जानते और समझते हुए उनके जो विशेष गुण हैं उसके हिसाब से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। विटामिन के मुख्य कार्य। विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमणों से बचाता है। ऊर्जा प्रदान करने में भी ये कुछ उपयोगी हो सकता है। हड्डियों को विशेष तौर पे मजबूत करता है। कुछ एक विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत करने में
विशिष्ट योगदान देते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये हड्डियों को मजबूत करने, मैग्नीज है, ये हड्डियों को मजबूत करने में विशेष योगदान देते हैं। इसके अलावा त्वचा और दृष्टि को स्वस्थ रखने में भी विटामिन योगदान देते हैं। वो चमकदार बनाए रखते हैं और दृष्टि को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। दृष्टि को बेहतर बनाने के लिए विटामिन ए और त्वचा को चमकदार बनाए रखने के लिए विटामिन ई विशेष उपयोगी है। कोशिकाओं की मरम्मत करने में भी ये हेल्प कर सकते हैं। बीमारियों को रोकने के लिए इनका विशेष योगदान है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी बनाए रखते हैं। विटामिन सी इसके लिए विशेष तौर पे कारगर है। इसके अलावा कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती हैं, डेफिशिएंसी यानी किसी वस्तु का कम होना, तो उनकी रोकथाम के लिए उन पर्टिकुलर विटामिन का हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में अवशोषण आवश्यक है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, बी में कई सारे हैं, B1 है, B3 है, B6 है, B9 है, B12 है। ये विविध प्रकार के बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं। उसके अलावा सी की तो बात हो ही गई। डी के लिए धूप और साथ धूप का सेवन करना आवश्यक है। इसके अलावा विटामिन ई है, जो विशेष तौर पे वसा से संबंधित चीजों से प्राप्त होता है। विटामिन के है। खनिजों का महत्व, हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने में खनिजों का भी विशेष महत्व है। कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज हड्डियों और दांतों की संरचना का हिस्सा होते हैं। शारीरिक प्रक्रियाओं को विनियमित करना, इसमें खनिज शरीर में एसिड बेस संतुलन बनाए रखने और एंजाइमों को विनियमित करने में मदद करते हैं। तंत्रिका आवेगों के संचरण और मांसपेशियों के सही संकुचन के लिए भी इनका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। मैग्नीशियम जैसे खनिज भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो सोडियम है, नॉर्मली हम लोग सोडियम जो प्राप्त करते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं, वो जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसको एक तो सपोर्ट देता है, सहयोग देता है, और उसके अलावा जो उसमें से क्लोराइड टूटता है, अब वो हम जो पानी पीते हैं उससे जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, HCl बनाता है, जो हमारी जठराग्नि का बेस है, उसका आधार है, और उसी से चयापचय की क्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती है। सोडियम और पोटेशियम जैसे खनिज रक्तचाप को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हड्डियों और दांतों का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोराइड जैसे खनिज उपयोगी हैं और उनके निर्माण और रखरखाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मांसपेशियों को और तंत्र को कार्य करने के लिए मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम ये सब बहुत उपयोगी हैं। मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका संकेतों के प्रसारण, सामान्य मांसपेशियों और तंत्रिका के कार्य में इनका विशेष योगदान है। पोटेशियम और मैग्नीशियम हृदय और रक्तचाप के नियमन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चयापचय और ऊर्जा उत्पादन में मैग्नीशियम का विशेष योगदान है। वो ऊर्जा के निष्कासन में विशेष महत्व रखता है, और क्रोमियम रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में विशेष महत्व रखता है। ऑक्सीजन परिवहन के लिए आयरन विशेष महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिंक जो है, सेलेनियम, ये सब महत्व रखते हैं। पाचन और तरल पदार्थ का संतुलन बनाए रखने के लिए क्लोराइड, सोडियम इस तरीके के खनिजों का योगदान रहता है। कोशिका संरचना और संश्लेषण के लिए कुछ खनिज जैसे कि मोलिब्डेनम स्वस्थ कोशिकाओं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। खनिजों को स्वस्थ असंसाधित खाद्य पदार्थों से प्राप्त करना सबसे अच्छा है, और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता के लिए हमें योग्य वैद्यों और डॉक्टरों का परामर्श
परामर्श लेना चाहिए। भोजन की पर्याप्त मात्रा भोजन के संयोजन में विशेष उपयोगी है। इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि रोगी का जो बलाबल है, आप रोगी की बात कर रहे हैं, हमेशा रोग नहीं हो ऐसी ही सभी की शुभेच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। आयुर्वेद वैसे भी आयु का और स्वास्थ्य का शास्त्र है, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि बिना बीमार पड़े कैसे उत्तम लाभ की प्राप्ति हो। तो स्वस्थ रखने के विज्ञान में इस चीज पे विशेष ध्यान दिया गया है कि बलाबल के अनुसार किस तरीके से विविध चीजों का सेवन करके स्वास्थ्य का रक्षण किया जा सके और उसका संवर्धन किया जा सके। तो जो अलग अलग वय होती है, वय के अनुसार किस तरीके का भोजन होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए जो अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, फिर उसके बाद युवा अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है और वृद्धावस्था है। ये अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं। लिंग के अनुसार भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग उसके हिसाब से भी अलग अलग जो है स्थितियां हो सकती हैं। उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी एक अलग विशेष स्थिति होती है। रोग के समय और स्वस्थ व्यक्ति दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो रुचि और पाचन कई बार जो है चयापचय की क्या क्या स्थिति है वो उसके हिसाब से भी बलाबल का तय किया जाता है। तो इससे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके की पर्याप्त मात्रा हो सकती है। तो उसको समझना और उसके अनुसार संतुलित आहार को लेना यह आवश्यक है। इसके अलावा जो हमारी दिनचर्या होती है, मान लीजिए हमारा एक सेडिमेंट्री लाइफ है। सेडिमेंट्री लाइफ यानी कि जिसमें ज्यादा हलन चलन ना हो, ज्यादा मेहनत का काम ना हो फिजिकली, यानी शारीरिक तौर पे, उसको सेडिमेंट्री या बैठालू जीवन कहा जाता है। किसी का बहुत ही सक्रिय जीवन हो और कोई स्पोर्ट्समैन हो, इस तरीके की अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं जीवन की। इन सब पे आधारित अलग अलग आवश्यकताएं होंगी भोजन में, उसको समझना और उस हिसाब से पर्याप्त मात्रा का निर्धारण करना भोजन के नियोजन में अत्यंत आवश्यक है। संतुलित भोजन पे जब हम चर्चा कर रहे थे तब विविध परिस्थितियों में किस तरीके की आवश्यकताएं हो सकती हैं उस पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। सामान्य तौर पे औसतन एक स्वस्थ पुरुष को 2500 किलो कैलोरी और स्वस्थ महिला को 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। और इस हिसाब से हमको ये भोजन करना चाहिए। अब इसमें यदि उस तरीके से भारी भरकम काम ना हो या जो है सामान्य जीवन हम जी रहे हो, तो इसको दोनों जगह पे लगभग 400 से 500 कैलोरी कम कर देना चाहिए। यानी कि पुरुषों को वयस्क पुरुष को 2000 कैलोरी के आसपास और वयस्क महिला को 1600-1700 कैलोरी के आसपास का सेवन करना चाहिए। इसमें यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जिस प्रकार से शरीर की आकृति बढ़ती है, उसका एरिया और वॉल्यूम बढ़ता है, उस तरीके से जो हमारी चयापचय की क्रियाएं हैं उसमें हमारी ऊर्जा अधिक खर्च होती है। औसतन देखा जाता है कि पुरुषों की जो शारीरिक बनावट है वो स्त्रियों की तुलना में अगर पुरुष की शारीरिक बनावट को 1 गिना जाए तो स्त्रियों की शारीरिक बनावट उसकी 2/3 है। यानी कि 66%, 67% जो है महिलाओं की और 100% पुरुषों की, ऐसा मान लिया जाए। तो उस हिसाब से ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त मात्रा का निर्धारण हो सकता है।
भोजन में विविधता की बात करें तो वैविध्यता भोजन में देखी जाती है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग समाज में, भौगोलिक पृष्ठभूमि के अनुसार, जलवायु के अनुसार। तो जो विविधता है वो जो है अलग अलग तरीके की देखी जाती है और उसके कई सारे कारण हैं। विविधता की आवश्यकता जो है उसके मुख्य कारण है पोषक तत्वों की पूर्ति। कोई भी एक भोजन सभी पोषक तत्व नहीं देता। जैसे मान लीजिए जो बालेपन है, बालेपन में हम देखते हैं या आगे भी चल के जीवन में देखा जाता है किसी को कोई चीज विशेष प्रिय होती है। जैसे मान लीजिए बच्चों को मिष्ठान, चॉकलेट, ये सब चीजें विशेष प्रिय होती हैं। इसी तरीके से देखा जाता है कुछ विशेष सामाजिक वर्ग में, जैसे कि ब्राह्मणों को मिठाई और ये सब चीजें विशेष प्रिय हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ तो गुरु हैं, पाचन में भारी है, गद्य करने वाली है और कहीं ना कहीं ये जो है आपके शरीर में फैट्स को बढ़ाने वाली और ओबेसिटी को बढ़ाने वाली है। ओबेसिटी यानी कि शरीर का वजन बढ़ेगा, शुगर लेवल को बढ़ाने वाली है। तो कई बार एक ही तरह के भोजन करने से नुकसान भी होता है। तो उसको उसमें वैविध्यता एक जो बैलेंस है उसको बना के रखता है। सर्वांगीण विकास के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है कि विविधता रहे। यह बच्चों के शरीर और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। वयस्कों को भी स्वस्थ रखने में यह जरूरी है। बीमारियों से बचाव भी करता है। मान लीजिए यदि हम एक ही तरीके का भोजन करते हैं तो अगर किसी वस्तु की डेफिशिएंसी होती है यानी कि कमी होती है तो उसके कारण अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे स्कर्वी है और इस तरीके की और कुछ कुछ बीमारियां हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली बार जब हम संतुलित भोजन की बात कर रहे थे उसमें संतुलित आहार में किया था। पाचन में सुधार, फाइबर युक्त विभिन्न खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। मानसिक संतुष्टि के लिए भी हमारा जो भोजन है उसमें विविधता की जरूरत है। अगर रोज दाल चावल खाएं, हालांकि हम लोग भारतीय हैं, दाल चावल हमारे लिए विशेष प्रिय है, तो सामान्यतया देखा गया है कि दाल चावल और रोटी सब्जी खाने से हम लोग नहीं उगते। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए रोज दाल चावल खा रहे हैं, किसी दिन कुछ दूसरा मिल जाए तो उससे एक विशेष संतुष्टि मिलती है। तो जब वैविध्य रहता है तो एक मानसिक संतुष्टि होती है और भोजन का आनंद बढ़ जाता है। इससे एक स्वास्थ्य और भोजन में सकारात्मक जो है रिश्ता कायम होता है। सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व भी है। अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग समय में, अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरीके का भोजन होता है जो कि परंपराओं से देखा जाता है। कई सारी जगहों पे जो है केवल वेजिटेरियन फूड यानी कि आमिष भोजन का प्रयोग होता है, कहीं निरामिष भोजन का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो संस्कृतियां और हमारे पारिवारिक मूल्य हैं उसके हिसाब से चीजें होती हैं। विविधता कैसे लाएं ये एक गूढ़ प्रश्न है, लेकिन उतना ही आसान भी है। 5 जो अलग अलग खाद्य समूह हैं उनको सभी को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे अनाज, दाल, फल, सब्जियां, मेवे, बीज, डेयरी उत्पाद, उनको शामिल करना चाहिए। अलग अलग रंगों को शामिल करना चाहिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो सारे के सारे जो अनाज और दलहन है उनका प्रायः एक जैसा रंग होता है, लेकिन फल फूल जो है उनमें रंगों में विविधता होती है। कुछ हरी चीजें होती हैं, कुछ नीली चीजें होती हैं, कुछ जैसे कि हरी चीजों में देखा जाए तो अंगूर है वो हरा दिखता है, फलों की बात करें तो। फिर जो अमरूद है वो भी हरा दिखता है। फिर कच्चे फलों में देखा जाए तो आम हरा दिखता है। पीले फलों में देखा जाए तो पका हुआ आम दिखता है, पपीता दिखता है। केसरिया की बात की जाए तो संतरा दिखता है।
इस तरीके से फिर नीले की बात की जाए तो जामुन दिखता है। इस तरीके से फलों में और उसी तरीके से सब्जियों में भी अलग अलग रंग देखे जा सकते हैं। उन सबको शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं सभी तरीके के विटामिन और मिनरल्स की संप्राप्ति होगी। जैसे गाजर में विटामिन ए होता है, संतरा में विटामिन सी होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। सभी फ्रूट्स में फ्रक्टोज नाम का शुगर पाया जाता है जो आसानी से पच जाता है और इंस्टेंट एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में प्राप्त होता है। प्रोटीन के अलग अलग स्रोत जैसे दालें हैं, बीन्स हैं, दुग्ध उत्पाद हैं। इसके अलावा जो नॉनवेज वाली चीजें हैं जैसे मछली, चिकन, अंडे, ये सब चीजें प्रोटीन का स्रोत हैं। स्थानीय और मौसमी चीजें, अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं, फल फूल सब्जियां, उन सब का मौसम के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी चीज है, फल फूल सब्जी खाद्यान्न, सभी सभी का एक मौसम है। कुछ चीजों को अब सुरक्षित रखने की अलग अलग पद्धतियां विकसित हो गई हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं था। तो कुछ समय अंतराल तक ही उनको विकसित रखा उनको संरक्षित किया जा सकता था। हालांकि कुछ एक पद्धतियां थी जैसे अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, पापड़ बनाना, जैसे आम पापड़, जिससे काफी समय तक उनको संरक्षित रखा जा सकता था। किंतु कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उनके गुणों में कुछ ना कुछ ह्रास होता है, जो कि स्वाभाविक है। तो उससे बचने के लिए और अच्छी क्वालिटी की चीजें खाने के लिए संपूर्णता से बिना किसी विघ्न के, बिना किसी समस्या के अच्छे भोजन को प्राप्त करने के लिए जो ऋतु के अनुसार है, मौसम के अनुसार है, उन भोजन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा, भोजन को उत्पादन से लेकर खाने तक दूषित होने से बचाना, जिसमें हाथ धोना, सतहों और बर्तनों की सफाई, कच्चे और पके भोजन को अलग रखना, क्रॉस संदूषण से बचाना, सही तापमान पर पकाना और स्टोर करना और बासी भोजन न खाना, ताकि भोजन से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से जा सके। ये सब भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के अंग हैं। कई बार देखा गया है कि यदि इसका ध्यान नहीं दिया जाता तो फंगस, एल्गी और ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं, इन सब के कारण फूड पॉइजनिंग हो सकती है और इस तरीके की अलग अलग बीमारियां संक्रमण के द्वारा फैल सकती हैं, जैसे डायरिया, कॉलरा। तो उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके मुख्य सिद्धांत 4 सीज के नाम से जाने जाते हैं। सी शॉर्ट फॉर्म है जो इस तरीके से है: क्लीनिंग, कुकिंग, चिलिंग और फ्रीजिंग। चिलिंग और क्रॉस कंटेमिनेशन, ये 4 चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। क्लीनिंग यानी साफ सुथरे तरीके से धो के, पोंछ के, सही तरीके से गर्म पानी से बर्तन को धोना, साबुन के साथ हाथ धोना और रसोई उस हिसाब से बनाना। फल सब्जियां जो भी चीजें हम बना रहे हैं उनको भी सही से साफ करना। पकाना, जो कि 74 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पकाया जाए, उसको ठंडा करना ताकि वो जल्दी खराब ना हो। और क्रॉस कंटेमिनेशन से मतलब एक चीज का दूषण कहीं दूसरी चीज में ना लगे, इसलिए साफ सुथरे तरीके से रखना, एयर टाइट डब्बों में, ठंडी फ्रिज में, इस तरीके से। ये 4 सिद्धांतों का परिपालन करके हम अपने भोजन में होने वाले संक्रमण और भोजन के संक्रमण से होने वाली संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान देने योग्य हैं वो व्यक्तिगत स्वच्छता है। बीमार होने पर खाना न बनाएं, बाल और शरीर के अन्य अंगों को छूने के बाद हाथ धोएं।
सुरक्षित पानी का प्रयोग करें, पेयजल का उपयोग किया जाए, पानी की टंकियों की समय समय पर सफाई की जाए और रखी जाए, बचे हुए भोजन का प्रबंधन यथोचित किया जाए। मान लीजिए अभी ताजा बना भोजन है, हम लोगों ने किया और उसके बाद कुछ बच गया तो उसको फ्रिज में रख दिया जाए। कुछ समय अंतराल के बाद, जो कि मान्य है 8 से 10 घंटे 12 घंटे, जो भी मतलब अलग अलग भोजन के लिए अलग अलग तरीके का यह समय मानक हो सकता है, तो उसको उस समय अंतराल के बाद फेंक दिया जाए। सामान्य तौर पर देखा जाए तो जब भी भोजन बिगड़ जाता है तो उसकी गंध, उसका स्वाद, ये सब बिगड़ जाता है। तो इन सब को देख के, उसके रंग को देख के, उसके टेक्सचर को देख के समझ में आ जाता है कि ये चीजें सही हैं या इनमें कुछ बदलाव आया है, और उस हिसाब से उस पे निर्णय लिया जा सकता है, उसको आगे संरक्षित करना है या उसको फिर फेंक देना है। फिर कीट नियंत्रण के लिए रसोई में मच्छर, मक्खी और अन्य जीवों को आने से रोकने के लिए जाली और ढक्कन का प्रयोग किया जा सकता है। पेयजल जो होता है उसको भी ढक के रखा जाए। और जो पेयजल है वो सही टीडीएस लेवल का है नहीं है, वो सब के लिए भी अलग अलग संयंत्र आ गए हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। पहले तो केवल कपड़े से छान के और फिटकरी का प्रयोग करके या पोटेशियम का प्रयोग करके जल की शुद्धता को निर्धारित किया जाता था और नियंत्रित किया जाता था। लेकिन अब उसके अलावा कुछ और जो है चीजें हैं, जैसे आरओ है और अन्य चीजें हैं, मशीनें हैं, जो इस तरीके का काम करती हैं और हमारे पेयजल को सुरक्षित बनाती हैं। अभी भोजन की जो उपलब्धता है और लागत है वो भी निर्धारित करती है कि हम किस तरीके के भोजन का प्रयोग करें। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गर्मी का समय है और हम ठंडी के किसी फल सब्जी का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसकी उपलब्धता भी नहीं होगी और उसकी लागत भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए कोई वस्तु है जो हमारे देश में उत्पन्न नहीं होती है, कहीं और से मंगानी पड़ रही है, जैसे कई तरीके के मसाले हैं। पूर्व के इतिहास में यदि आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस है, पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, इन सब देशों से लोग हमारे देश में आए मसालों की खोज करते हुए, क्योंकि वहाँ मसाले नहीं होते थे और वहाँ की ठंडी को सहने के लिए मसाले अत्यंत उपयोगी हैं, विशेष तौर पे काली मिर्च। बाद में अनेक तरीके के पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, ये सब चीजों का भी विशेष मांग वहाँ पे बढ़ा। तो इसी तरीके से हम लोगों के यहाँ पे केसर का प्रयोग होता है, जो कि कश्मीर में उत्पन्न होता है, वो बहुत कीमती चीज है। अलग अलग तरीके के मसालों की बात करें तो काली मिर्च के अलावा इलायची है, फिर लौंग है, दालचीनी है, इस तरीके के अलग अलग मसाले हैं जिनका अपना विशेष महत्व है, स्वास्थ्य के लिए तो है ही। तो एक तो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार यदि उसकी उपलब्धता नहीं है तो उसका मिलना मुश्किल होता है, और उसके अलावा जो उसका बुनियादी ढांचा है उसके हिसाब से जो उसकी लागत है वो बढ़ जाती है। ये उपभोक्ता तक पहुंचाने की कुल कीमत होती है लागत, जिसमें उत्पादन, परिवहन, श्रम और अन्य खर्चे भी शामिल होते हैं। यह लाभप्रदता और खान पान के निर्णयों को प्रभावित करती है। उपलब्धता में बाधाएं जैसे भूगोल, बुनियादी ढांचा और लागत के कारक जैसे आपूर्ति श्रृंखला, श्रम, तेल की कीमतें यहाँ पे जो परिवहन के में उपयोग होने वाला तेल है उसकी बात हो रही है,
लोगों के स्वस्थ भोजन तक पहुंचने की क्षमता को सीधे प्रभावित करते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत पसंद और संस्कृति जो है वो भी भोजन के संयोजन में प्रभाव डालती है। जहाँ सांस्कृतिक खान पान की आदतें पसंद नापसंद और खाने के तरीके को तय करती हैं, व्यक्तिगत पसंद सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और अनुभवों को से प्रभावित होकर बनती है। भोजन सिर्फ पोषण नहीं है, बल्कि पहचान, परंपरा और सामाजिक जुड़ाव का जरिया भी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता है लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। अब देखा जाए तो आज जो है विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, लेकिन अलग अलग जगहों से अलग अलग खाने पीने के तौर तरीके अलग अलग जगहों पे पहुंचते हैं। हमारे यहाँ से गुजरात से गुजराती फूड अमेरिका, कनाडा ऐसे सब स्थानों में पहुंचा है, यूरोप में पहुंचा है। पंजाबी तरीके का भोजन व्यंजन अलग अलग जगहों पे पहुंचा है। इसी तरीके से उत्तर भारत की कुछ विशेष व्यंजन अलग अलग दुनिया के कोने में प्रसिद्ध है। मिठाइयों की भी यही बात है। और दक्षिण भारतीय व्यंजन भी इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे पहुंचा है और उसकी एक विशेष मांग है। हमारे देश में भी अन्य जगहों से यहाँ पे आके जो भोजन है उसने प्रभावित किया है। आज की अगर पीढ़ी को देखा जाए तो उसको फास्ट फूड, पिज्जा, मोमोज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल इस तरीके की विविध व्यंजनों की पसंद भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा शाकाहार या धार्मिक प्रतिबंध जो है, गाय या सुअर का मांस न खाना या खाना, उस पर प्रतिबंध या किस तरीके से है, समुद्री जीवों का जो भोजन है उसका वो भी रहता है। तो ये सब चीजें ही प्रभावित करती हैं। अपनी एक जो कुल परिवार समाज की नैतिकता है और स्वास्थ्य संबंधी मान्यताएं हैं, उसके अनुसार भी हमारी जो भोजन पद्धतियां हैं और भोजन की सामग्रियां हैं वो बदलती रहती हैं। प्रवास और यात्रा से नई सांस्कृतिक जो मिलावटें होती हैं, उस तरीके से कई बार नई नई भोजन के प्रकार भी उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार हमसे जब यहाँ पे चाइनीज लोग मिले और विविध वर्षों में चाइनीज और कोरियन लोगों से मुलाकात हुई, तो जब पूछा गया उनको चाइनीज जो हमारे यहाँ बनता है वो खिलाया गया, तो उनका ऐसा मानना है कि उनके यहाँ का चाइनीज जो है उसमें इतना मसाला नहीं होता, इतना मिर्च नहीं होता जितना हमारे यहाँ होता है। वो तो बहुत साधारण भोजन करते हैं। तो ये इंडियन चाइनीज है, ना कि चाइनीज है। इसी तरीके से साउथ इंडियन अगर गुजरात में बन रहा है तो उसका एक अलग टेस्ट रहेगा, उत्तर भारत में बन रहा है तो अलग टेस्ट रहेगा, पंजाबी खाना यदि साउथ में बन रहा है तो उसका कहीं ना कहीं अलग टेस्ट रहेगा। क्योंकि हम उस टेस्ट को खोजते हैं लेकिन अपने तरीके से बनाते हैं। और राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो लाइकिंग्स होती हैं उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए पश्चिम भारत में विशेष तौर पे हम देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में तो मूंगफली के तेल का विशेष प्रयोग होता है। तो ज्यादातर भोजन की सामग्रियों में मूंगफली के तेल का प्रयोग होगा, उसका एक अलग स्वाद आएगा। फिर सरसों के तेल का यदि प्रयोग होगा तो उसका एक अलग स्वाद आएगा। अब अपने रुचि अनुसार जिस तरीके के तेलों का प्रयोग हो रहा है, जिस तरीके के व्यंजनों और मसालों का प्रयोग हो रहा है, अब मान लीजिए किसी सब्जी में छौंका लगाना है तो कई लोग पंचफोरन डालते हैं। पंचफोरन मतलब 5 तरीके के मसाले, जीरा भी डाल दिया, हींग भी डाल दिया, मेथी भी डाल दिया और अजवाइन भी थोड़ा डाल दिया, थोड़ा सरसों भी डाल दिया, काली मिरी भी कूट के डाल दी। इस तरीके से पंचफोरन बना देते हैं। मंगरेल डाल दिया थोड़ा। और कई बार क्या होता है पिसे हुए मसाले का प्रयोग कुछ लोग ज्यादा विशेष तौर पे करते हैं, कुछ गरम मसाले का प्रयोग विशेष तौर पे करते हैं। कुछ और अगर पर्टिकुलर
पर्टिकुलरली बनाते हैं, जैसे मान लीजिए होटल स्टाइल में, और इसमें देखा जाए तो तेज पत्ता, दालचीनी, ये सब चीजें डाल के उसको, और अगर वो करना है, स्मोकी फ्लेवर देना है, तो कोयले को जला के और उसके ऊपर घी डाल के और ढक दिया जाता है, और भोजन को उसी में ढक दिया जाता है, तो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। इस तरीके के विविध विविध प्रयोग किए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से और कितने पर्टिकुलर आप हैं किसी भोजन को करने के लिए, किस हद तक जा सकते हैं। कई लोग बहुत ही फूडी होते हैं, फूडी यानी भोजन में विशेष रुचि लेने वाले होते हैं, और वो उस तरीके के भोजन को प्राप्त करने के लिए कितना भी कष्ट, साधन और धैर्य रख सकते हैं। कई लोग बड़े ही सामान्य तौर पे जो मिले वो खा लें, वैसे होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें होती रहती हैं। भोजन के नियोजन में भोजन का एक नियमित समय ये भी बहुत आवश्यक है। शरीर को ऊर्जावान रखने और पाचन सुधारने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जागने के 30 मिनट में नाश्ता यानी कि सुबह 7-8 बजे, दोपहर में भोजन 12:30 से 2 के बीच, और शाम को खाना, और बीच में 3-4 घंटे में छोटे छोटे संतुलित आहार, जैसे कि फल या सब्जियों में से कुछ, सलाद या फिर फल ले लेना। इस तरीके का एक आदर्श भोजन होता है। एक आदर्श समय के अनुसार देखा जाए 7 से 8 बजे के बीच में नाश्ता कर लेना चाहिए। लगभग 12:30 से 2 के बीच में खाना खा लेना चाहिए। रात का खाना लगभग 7-7:30 बजे के आसपास कर लेना चाहिए। और जो 2 बड़े खाने हैं उसके बीच में 3-4 घंटे के अंतराल पर कुछ छोटा मोटा स्नैक्स यानी कि नाश्ता किया जा सकता है, जिसमें फल, सलाद और ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। जो हमारा नियमित भोजन है उसका महत्व इस तरीके से है कि यह भूख का जो नियंत्रण है उसको रखने में बहुत उपयोगी है। नियमित रूप से खाने से शरीर को भूख और तृप्ति के जो संकेत हैं वो बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, जिससे ज्यादा खाने से हम बच सकते हैं। इसके अलावा ऊर्जा का जो स्तर है वो स्थिर रहता है, और ऊर्जा में गिरावट नहीं होती या अत्यधिक तीव्रता से उसकी वृद्धि भी नहीं होती है। इसके अलावा पाचन और डिटॉक्सिफिकेशन में भी यह सहायक होता है। सही समय पर खाने से लीवर और अन्य अंगों को रात में शरीर को डिटॉक्स करने में पर्याप्त समय मिलता है, जिससे उन पर दबाव कम पड़ता है। पोषक तत्वों का अवशोषण करने में, जैसे कि शरीर के अंगों के कार्य करने के निश्चित समय होते हैं, और सही समय पर भोजन करने से पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। इसके अलावा जो कुछ सुझाव है वो ये है कि सुबह का नाश्ता सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें प्रोटीन को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि रात भर का समय जो है वो रेस्ट का समय होता है। उसमें जो शरीर में टूट फूट हुई होती है उस पे काम किया गया होता है, तो प्रोटीन का कंजम्पशन हो जाता है। तो यदि हम सुबह के नाश्ते में प्रोटीन लेते हैं, अच्छा, प्रोटीन की एक और विशेषता है, प्रोटीन को तोड़ना भी उतना ही मुश्किल है। तो रात भर में जो हमको 8 से 12 घंटे का समय मिलता है बिना भोजन का, उसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद कुछ समय तक पाचन तंत्र को आराम भी मिल चुका होता है, तो वो सही तरीके से काम भी कर रहा होता है। तो यदि सुबह में प्रोटीन की मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो उसका चयापचय बड़ी आसानी से हो सकता है, और उसका अवशोषण भी बड़ी आसानी से शरीर में हो सकता है। रात का खाना थोड़ा हल्का होना चाहिए, सोने में इससे आसानी होती है, क्योंकि यदि हम भारी भोजन करते हैं तो वो एक तो पचने में मुश्किल होता है, दूसरा कफ बढ़ता है जिससे मेद बढ़ता है, तीसरा शुगर लेवल जो है वो अनियंत्रित हो सकता है,
इसके अलावा यदि भारी खाना होता है तो पचने में मुश्किल होने के कारण वायु की वृद्धि होती है। यदि वायु की वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं नींद में समस्या आती है। नींद अनियंत्रित हो सकती है, स्वप्न दोष हो सकता है, ऐसी सब समस्याएं आ सकती हैं। यदि ज्यादा देर तक नहीं खा पाते हैं तो बीच बीच में फल इत्यादि का सेवन किया जा सकता है। एक जो हमारे यहाँ पे हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है आयुर्वेद में, वो ये है कि भोजन को चबा चबा कर खाना और भोजन करते समय भोजन बड़े ध्यान से खाना। इसीलिए हमारे यहाँ के संस्कारों में भोजन को ब्रह्म माना गया और भोजन करने से पूर्व बाकायदा आसन लगाकर भोजन को हम जिस आसन पे बैठे हैं उससे ऊपर रखकर प्रणाम करके भोजन करने की परंपरा रही है, ताकि हम अन्य किसी भी तरफ ध्यान न करते हुए जिस समय हम भोजन कर रहे हैं शांत मन से उसको प्राप्त करें, ग्रहण करें और उसमें जो भी तत्व प्राप्त हो रहे हैं उसका सही से अवशोषण हो। तो इससे क्या होता है कि स्वाद, बनावट और गंध ये सब चीजें हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उससे उनका अवशोषण होता है, प्राप्ति होती है और हमारे जो हार्मोन्स हैं अलग अलग स्तरों पे और जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेशन करने का मौका मिलता है और फिर पाचन में भी वो आसान हो जाता है और संतुष्टि भी अधिक रहती है। तो मन लगा के खाने के तरीके जो है भूख को पहचानना, जाने कि आपको शारीरिक रूप से भूख लगी है या भावनात्मक रूप से, तभी खाएं जब सच में भूख लगी हो। धीरे धीरे खाना, चबाकर खाना। ऐसा कहा जाता है कि 32 बार चबाकर खाना चाहिए। आजकल की दौड़ा भागी वाली जिंदगी में लोगों ने चबाकर खाना बंद कर दिया है। हालांकि हम सभी आयुर्वेद के जो सैद्धांतिक हैं और जो गुरुजन रहे हैं और इसके अलावा जो आचार्य रहे हैं उन सभी ने हमेशा इस चीज का पक्ष लिया है कि भोजन को चबाकर करना चाहिए और चबाकर भोजन करने से उसका पाचन बहुत आसान हो जाता है। आज की भागा दौड़ी वाली जिंदगी में हर चीज की जल्दी है, उसके हिसाब से लोग चबाकर भोजन नहीं करते। हालांकि कुछ एक स्वयंसेवी जैसे कई सारे यूट्यूब पे और इस पे आते हैं लोग, फेसबुक पे, जो इसका अब वापस से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि समाज में जागरूकता आएगी और लोग इसका भी ध्यान देंगे। इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। भोजन के रंग, गंध, स्वाद और बनावट पर ध्यान देकर खाना चाहिए। ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे खाते समय टीवी, मोबाइल इत्यादि और शोर शराबे से दूर रहना चाहिए। एक समय में एक ही काम करें। इससे कोई भी काम होता है वो सही से होता है। तो भोजन के छोटे हिस्से लें और इससे क्या है कि एक ही वस्तु से आपका पेट नहीं भर जाएगा और भोजन की विविधता को भी आप मेंटेन कर सकेंगे। शरीर की सुने, जब पेट भर जाए तो खाना बंद कर दें। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है उसमें जो हमारा जो पेट है उसको 4 हिस्से में बांट लेना चाहिए। 2 हिस्से तक भोजन करना चाहिए, तीसरे हिस्से में पानी हो और जो चौथा है वो वायु के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब चयापचय होता है तो कहीं ना कहीं जो पाचन की क्रिया है उसमें भी वाटर और गैस इसका भी निर्माण होता है। तो यदि हम कुछ पेट का हिस्सा खाली रखते हैं तो
अच्छा रहता है, शरीर के लिए भी अच्छा रहता है, पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा रहता है। शांत माहौल हो सके तो फर्श पर बैठकर या आसन जमाकर खाएं। आज के आधुनिक पद्धति में यदि देखा जाए तो कुर्सी और टेबल पे बैठ के भी खाया जा सकता है, तो इस तरीके से करना चाहिए। इससे क्या होता है, यदि हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो इससे जरूरत से ज्यादा खाने से बचते हैं, भोजन का असली स्वाद और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, पाचन बेहतर होता है और शरीर और भावनाओं के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाते हैं। तो यदि कोई भी त्रुटि हुई हो, क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ मंत्रोच्चार करके आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। इन यान कांच पापांच जन्मांतरकृतांच तान तान प्रदक्षिणा पदे पदे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभार। वैद्य सुधेंदु त्रिपाठी साहब ने आज आहार नियोजन, डाइट प्लानिंग, आहार संयोजन, आयुर्वेद में तो आहार को औषध माना गया है और आयुर्वेद में तो ऋतु ऋतु के मुताबिक भोजन में बदलाव करना चाहिए। प्रादेशिक प्रांत मुजब जो आबोहवा है उसके मुताबिक भी भोजन किया जाना चाहिए। और भोजन प्रादेशिक रूप में जैसे ठंडा प्रदेश है तो वहाँ चर्बी युक्त आहार ज़्यादा लेना चाहिए। वैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी, लिपिड, तीनों में से कैलोरी मिलती है। वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में समान कैलोरी मिलती है और चर्बी में दोगुनी से थोड़ी ज़्यादा कैलोरी मिलती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले। विटामिन्स और मिनरल्स और देह धार्मिक क्रिया के लिए आवश्यक है। और स्पाइसेस भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। तो भारत वर्ष मरी मसाला के लिए दुनिया में फेमस है, जो खास करके जो साउथ इंडियन है वहाँ जो लौंग, इलायची, ऐसा तेजाना मरी मसाला वहाँ बड़ी मात्रा में फार्मिंग की जाती है और वो कुदरती रूप से भी कई जगह तो मिल जाता है। तो दूसरा, ज़्यादा हम कैलोरी लेते हैं तो लीवर में स्टोरेज होता है और बाद में मेद बढ़ता है और मेद से मेदस्वीता बढ़ती है। એટલે भोजन में वैविध्य होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई त्रुटि डेफिशिएंसी न रह जाए, इसलिए और रुचि भी बनी रहे। इस रुचि बनी रहे इसलिए भी भोजन में वैविध्य करना। एक ही प्रकार के भोजन से कई बार लोग ऊब जाते तो और कुछ डेफिशिएंसी भी हो जाती है, तो ऐसा न हो इसलिए भोजन में तो वैविध्य करना चाहिए। ऋतु ऋतु मुताबिक भोजन में बदलाव ज़रूरी है और वीकली भोजन मेनू भी सही तरह बनाया जाए तो डाइट प्लानिंग, आहार नियोजन, आहार का संयोजन अच्छी तरह से हुआ हो तो कोई डेफिशिएंसी न रहे और शरीर स्वस्थ रहे। और फास्ट फूड से बचना चाहिए और इससे मेद बढ़ता है। और भोजन तो दो तरह के है, शाकाहार है और मांसाहार है। मांसाहार ठंडा विस्तार है तो वहाँ लोग मांसाहार से शक्ति ज़्यादा मिलती है, वहाँ के लोग मांसाहार ज़्यादा करते हैं। और तो या तेल या घी का प्रयोग या पनीर का प्रयोग, दूध और दूध की बनावटें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय भोजन में आयुर्वेद के मुताबिक भोजन होता है और आयुर्वेद में आहार को औषध माना गया है, इसलिए आहार के बारे में आयुर्वेद में जितना जिक्र किया है आहार के बारे में, कैसे आहार लेना है, कब लेना है, तो इतना किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पथी में आहार के बारे में
इतना मार्गदर्शन नहीं मिलेगा जितना आयुर्वेद में मिलता है। तो आहार नियोजन, डाइट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और श्रम के आधार पर भी डाइट लेना चाहिए, ऋतु के आधार पर और श्रम के आधार पर। जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो भोजन ज़्यादा कैलोरी वाला नहीं लेना चाहिए। और श्रमजीवी लोग हैं, ज़्यादा मेहनत मजदूरी करते हैं तो उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। और ठंडा विस्तार है तो वहाँ भी अग्नि सतेज रहता है। अग्नि के मुताबिक भोजन करना चाहिए। जैसे कि शीत ऋतु है तो शीत ऋतु में अग्नि तेज रहता है तो और सब पच जाता है। ग्रीष्मकालीन ऋतु होती है तब अग्नि मंद हो जाता है, तब भी जो विंटर सीजन वाला जो भोजन है वो हम पचा नहीं सकते। तो बढ़िया रहा वक्तव्य, बढ़िया जानकारी मिली। खूब खूब आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी।